अगले दिन दोनों ग्रुप्स एक नए एडवेंचर में जाने का प्लान बनाते हैं और इस बार वो जंगल में सब्जियां कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। तभी एडल एक फन ट्विस्ट ऐड करता है कि कुछ जोड़ियां बनाकर इस गेम को एक फ्रेंडली कंपटीशन में बदल देते हैं। जो भी डुओ सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स कलेक्ट करेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। गरोजा का चेहरा इस आइडिया पर चमक उठता है क्योंकि ये उसके लिए हमारे हीरो के साथ वक्त बिताने का एक सुनहरा मौका है। फेउस भी एक्साइटेड होता है ये सोचकर कि वो क्वीन आइरिस के साथ टीम अप कर सकेगा। पर इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले आइरिस सबको थोड़ा टिप्स शेयर करते हैं कि कैसे उन जंगली वेजिटेबल्स को सही तरीके से ढूंढना है और उसे कलेक्ट करना है। क्वीन आइरिस अपने इस काम में माहिर थी और ये देखकर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस कंपटीशन से बाहर निकल जाए। तो वेजिटेबल कलेक्ट करने का ये कंपटीशन शुरू होता है और हमारे लड़के का जोड़ी प्यारे थियो के साथ बनता है और उन्हें ये समझ आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि खास फूस के बारे में उतने कितना कम नॉलेज है और इसी वजह से वो आइरिस से मदद मांगते हैं। तो धीरे धीरे आइरिस उनकी टीम ज्वाइन कर लेती है और इस काम के दौरान हमारे लड़के को आइरिस के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। पेउस और गरोजा दूर से उन्हें देख रहे होते हैं और उनके दिलों में थोड़ी जलन सी महसूस होती है। गरोजा हमारे हीरो के शांति भरे उस सपने को समझती है और इसीलिए वो चाहती है कि हमारा हीरो ही अगला डार्क किंग बने। पेउस हमारे लड़के से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बिल्कुल अलग था जितना उसने सोचा था। आखिर में सभी टीम अपने अपने सब्जियों को काउंट करते हैं। गरोजा और फेउस की टीम सिर्फ एक खाने लायक पौधा ढूंढ पाई थी, बाकी सब जहरीले थे। एडल कहता है कि उन्होंने बेनाम लड़के से ज्यादा प्लांट्स कलेक्ट किए हैं, लेकिन गिनने के बाद पता चलता है कि हमारे हीरो और थियो की टीम इस वेजिटेबल कलेक्ट करने की इस कंपटीशन को जीत गए हैं। जब सब वेजिटेबल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो आइरिस उन कलेक्ट किए गए ताजे सब्जियों से एक लंच बनाने का फैसला करती है। जब तक आइरिस कुकिंग में बिजी होती है बाकी लोग लकड़ियां कलेक्ट कर रहे होते हैं और उन सब्जियों को साफ कर रहे होते हैं। फेउस और एडल के साथ लकड़ियां कलेक्ट करते वक्त सभी लोग अपना काम भी करते रहते हैं। हमारा लड़का कहता है कि उसे लाइट किंगडम की धूप में बैठना काफी पसंद है, जो डार्क किंगडम में पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ रोशनी बहुत कम होती है और एडल भी उसके इस बात से सहमत होता है। अचानक उन्हें याद आता है कि थियो उनके साथ नहीं है। फिर हमारा लड़का फेउस और एडल तीनों अलग अलग जगह थियो को ढूंढने के लिए निकलते हैं। हमारा हीरो उसे हर जगह ढूंढता है और आखिर में आइरिस तक पहुंचता है जो नदी के पास सब्जियां धो रही थी। जब वो आइरिस को थियो की गायब होने की बात बताता है तो वो अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है आइरिस के ऊपर। दोनों पानी के लहर में गिर जाते हैं जिससे वो थोड़े शॉक और एम्बेरस फील करने लगते हैं। हमारा लड़का क्वीन आइरिस से थियो के बारे में पूछता है और पता चलता है कि थियो तो पहले ही सीमा और गरोजा के साथ चला गया था। आइरिस के कपड़े पानी से भीग गए थे जिसे देखकर हमारा हीरो ब्लश करने लगता है और क्वीन भी थोड़ी एम्बेरस सी हो जाती है। दोनों की रिएक्शन से ये बात काफी क्लियर हो जाती है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स है जो किसी ध्यान देने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बावजूद कहानी आगे बढ़ता है। दोनों अपने कपड़े सुखाने के लिए एक प्राइवेट स्पॉट पर चले जाते हैं जिससे उन्हें थोड़ा और वक्त अकेले बिताने का मौका मिलता है। इसी दौरान सीमा, गरोजा और थियो वापस एडल और फेउस के साथ लंच बनाने की तैयारी करते हैं। जब हमारा लड़का और आइरिस ग्रुप में वापस आते हैं उन सुखाए हुए कपड़ों में तो गरोजा उन्हें एक साथ देखकर अपनी जेलसी को छुपा नहीं पाती। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर लंच बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिर में वो सभी लोग एक साथ बैठकर उस टेस्टी खाने के मजे लेते हैं जैसे कि फेउस ने पहले ही कहा था और डार्क किंगडम से आए मेहमान भी इस खाने में टूट पड़ते हैं। सीमा साथ में कुछ नमक भी लाती है, ये जानते हुए कि डार्क के मेहमानों को ज्यादा मसाले पसंद है। ये सभी के लिए खुशी से भरा समय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शांति से भरा पल ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि हर एनिमे की तरह ऐसे ही मोमेंट्स पे यह भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन डार्क किंग आदेश देता है कि हमारा लड़का और उसके दोस्त तुरंत डार्क किंगडम लौट आए। जाने से पहले आइरिस एडल को एक चिट्ठी देती है। चिट्ठी में डार्क और लाइट किंगडम के बीच फ्री में सब कुछ लेन देन करने का ऑफर होता है। एडल इस संदेश को अपने राजा तक पहुंचाने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर अचानक उसका रवैया बदलने लगता है। वो अचानक से एक भयंकर डीमन में बदल जाता है और क्वीन पर हमला कर देता है। हमारा लड़का तुरंत रिएक्ट करता है और अपने तलवार निकालकर आइरिस की रक्षा के लिए अपने साथी को मार देता है। हमारे लड़के की तेजी और जानलेवा चाल देखकर आइरिस चौंक जाते हैं और उसे लगता है कि ये कोई मामूली इंसान का रिएक्शन नहीं हो सकता जो अपने ही दोस्त को मार गिराए। फेउस के हाथ से पीटने के बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे खतरा मानकर कैद कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उसकी इस हरकत को देख रहे थे। इस हादसे के बाद लाइट और डार्क किंगडम के बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। नतीजा ये होता है कि गरोजा को बिना किसी कोशिश के लाइट किंगडम से भागना पड़ता है, समझाए बिना कि महल के अंदर आखिर क्या हुआ था। ये हादसा फेउस को गहरा चोट पहुंचाता है क्योंकि उसकी आशा थी कि दोनों किंगडम शांति से मिलजुल कर रह सकते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब उन दोनों राज्य के बीच जंग होना तय है जिसे अब भगवान भी नहीं रोक सकता। इसी बीच आइरिस एक कमरे में जाती है जहाँ प्रोजेनिटर रून को रखा हुआ है और उनसे मदद की भीख मांगती है। रून का जवाब आता है और वो आइरिस को एक तेज रोशनी के घेरे में ले लेता है। इसी बीच हमारा लड़का एक जेल
में कैद होता है और थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है। सभी लोगों की तरह वो हाल ही में हुए इस हादसे के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने साथी को मारकर जल्दबाजी में फैसला लिया था, क्योंकि उसने आयरिस के जान को खतरे में देखा था। वो जेल में अपना समय गहरी सोच में बिताता है, अपने हरकतों के बारे में और ये भी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी कुछ देर बाद आयरिस, जो अब एक सफेद बिल्ली में बदल चुकी है, उस डंजन में जाने लगती है जहाँ हमारा लड़का कैद है। वो अपने जादुई ताकत से उसकी जेल का ताला खोल देती है और उसे एक रास्ता दिखाने लगती है। आखिरकार वो लोग एक खाई तक पहुँचते हैं जहाँ लड़के को अपने तलवारों का पता चलता है और तभी अचानक सफेद बिल्ली वापस आयरिस में बदल जाती है। लड़का पहले तो इस बदलाव से चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये एनिमे एक फैंटेसी की दुनिया को दिखाता है और उसका झटका धीरे धीरे कम हो जाता है। दोनों कैरेक्टर्स अब हाथ मिलाते हैं अपने प्यार भरी दोस्ती का सही प्रदर्शन करते हुए। हमारा लड़का वादा करता है कि वो भी आयरिस की तरह शांति के लिए कोशिश करेगा और अपने इरादों को अच्छे से समझाता है, जो पहले उसके जल्दबाजी भरे स्वभाव के कारण गलत समझे गए थे। लड़का अपने असली पहचान का खुलासा करता है कि वो ही डार्कनेस का प्रिंस है और वादा करता है कि अपने वादे को भविष्य में पूरा जरूर करेगा। इसी तरह आयरिस भी वादा करती है कि वो भी लड़के का इंतजार करेगी और दोनों किंगडम्स में फिर से शांति लाने में उसका साथ देगी। पर अनफॉर्चुनेटली उनका वो शांति भरा पल वही टूट जाता है जब लाइट किंगडम के सैनिक लड़के को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आयरिस बिना कोई झिझक के लड़के से कहती है कि वो भाग जाए। एक क्यूट सी छप्पी देने के बाद लड़का अपने तलवारें उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है और वो वापस अपने डार्क किंगडम लौट जाता है। अपने किंगडम में वापस आकर आयरिस हमारे लड़के के बारे में सोचती रहती है। कुछ ही समय बाद एक डार्क बीस्ट का झुंड उनके किंगडम पर हमला कर देते हैं, जो शायद डार्क किंग द्वारा भेजे गए हैं। आयरिस अपने कमांडर को आदेश देते हैं कि किंगडम के योद्धाओं को लड़ाई के लिए तैयार किया जाए, पर फियोस अपनी जिम्मेदारियों से कुछ समय तक दूर रहना चाहता है और सेना को छोड़ने का रिक्वेस्ट करता है। वो अपने इरादों को समझाता है कि उसका मकसद आयरिस के लिए मेडिसिन ढूंढना है, क्योंकि उसका मानना है कि आयरिस की तबीयत ठीक नहीं है। आयरिस उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक हो जाएगी और इस बात पर जोर देती है कि फियोस का यहाँ रहना किंगडम की सुरक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पर आयरिस के इतने समझाने के बावजूद भी फियोस उसके आदेश नहीं मानता है और निकल पड़ता है एलेंशिया की मदद लेने के लिए, जो कि एक एल्फ किंग है। लाइब्रेरी में खड़े होते हुए फियोस अपने परेशानियों के बारे में एलेंशिया से बात करता है। एलेंशिया कहता है कि आयरिस पहले बॉल के साथ अपनी लड़ाई के कारण काफी थक गई थी। फिर वो ये भी रिवील करता है कि आयरिस की जादुई शक्ति तो वापस नॉर्मल हो गई है, लेकिन जो जादुई नर्व्स ऐसी शक्ति को ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी होती है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसी वजह से उसकी शक्ति का प्रभाव कम हो गया है। एलेंशिया ये भी बताता है कि आयरिस की सेहत को वापस ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो एक रहस्यमय चीज के बारे में बताता है जिसे प्योर सोल कहा जाता है, जो दूर एक गुफा में काफी मात्रा में पाया गया था। ये चीज किसी इंसान की जादुई ऊर्जा को ठीक करने की क्षमता रखता है। एलेंशिया आगे समझाता है कि अगर वो लोग इस सोल को आयरिस तक पहुंचाने में सफल हो जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाएगी और इसीलिए एलेंशिया और फियोस लाइट किंगडम के कैपिटल से निकल पड़ते हैं। उनका मंजिल एक गुफा है जो गहरे जंगलों में है और उनका मिशन है उस जादुई चीज को ढूंढना जो रानी का इलाज कर सके। इसी बीच आयरिस से अलविदा कहने के बाद हमारा लड़का कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो फिर उससे जरूर मिलेगा। ये सोचकर वो पहले से और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है और वहाँ हम देखते हैं कि वो वेलेस के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। जब लड़का अपनी प्रैक्टिस में बिजी होता है तभी गरोजा वहाँ आती है। वो बताती है कि डार्क किंग ने उन्हें कैपिटल के बाहर कुछ जानवरों से लड़ने का आदेश दिया है। वेलेस समझ जाता है कि ये बस लड़के को बिजी रखने का एक चाल है। थोड़ी देर बाद वेलेस डार्क किंग से मिलता है और रिपोर्ट करता है कि सभी सैनिक लाइट किंगडम की तरफ जाने के लिए तैयार है। हालांकि हमारा लड़का इन सब से अनजान रहता है। कैपिटल से निकलने के बाद लड़का कई बुरे क्रिएचर्स का सामना करता है और गरोजा की मदद से उन्हें इजीली हरा देता है। कुछ समय बाद वो देखता है कि एक जानवर डार्क किंगडम से लाइट किंगडम की तरफ जा रहा है और तभी अचानक उन पर एक उड़ने वाले प्राणियों का झुंड हमला कर देता है। हमारा लड़का किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन गरोजा अचानक हमला होने से चौंक जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक खाई से गिरने लगती है। उसे खतरे में देखकर हमारा लड़का तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों उस खाई के किनारे पर ही अटक जाते हैं और उस हालत को और भी खराब बनाने के लिए एक भयंकर डीमन वहाँ आ जाता है। अब खतरा नजदीक आते देखकर हमारा लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के उस भयानक जानवर के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई में शामिल हो जाता है। ये भी एक बहादुरी का फैसला है जो उसकी अटूट हिम्मत को दिखाता है। इसी बीच आयरिस, जो कि लाइट किंगडम की रानी है, वही हिम्मत दिखाती है जब वो अपने किंगडम को डार्क किंग के आने वाले हमले से बचाने के लिए तैयार खड़ी होती है। डार्क किंगडम के भयंकर सेना का सामना करते हुए आयरिस फैसला करती है कि वो सीधा अटैक करेगी, लेकिन वो अकेले नहीं है। उसके साथ सीमा और कुछ मैजिकल वॉरियर्स भी हैं जो बिना डरे उसके साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तभी कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उन मॉन्स्टर के हाथों खत्म होने वाले होते हैं, लेकिन सीमा सही समय पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। इस इंटेंस लड़ाई के दौरान जनरल फियोस और एल्फ किंग एलेंशिया एक मिशन
मिशन पर होते हैं। वो एक रहस्यमय और भयानक गुफा के अंदर गहराई तक जाते हैं। वहाँ वो लोग एक डेड एंड तक पहुँचते हैं, लेकिन एलेंशिया बताता है कि असल में वहाँ जो दिख रहा है उससे ज्यादा है। और ज्यादा समझाने के लिए एलेंशिया अपना एक तीर निकालता है और एक फेयोस को भी देता है। फिर एलेंशिया उस तीर को गुफा की छत पर मार देता है और तीर पर लगी रस्सी एलेंशिया को ऊपर खींच लेती है, एक छुपी हुई रास्ते को दिखाते हुए जो उस डेड एंड के ऊपर थी। फेयोस एलेंशिया का पीछा करता है, लेकिन गलती से एक थीली पत्थर पर पाँव रख देता है। पर लकीली एलेंशिया उसे टाइम पर खींच लेता है और उस सीक्रेट रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। अब क्योंकि वो रास्ता अंधेरा था, एलेंशिया और फेयोस अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क होने लगे। एलेंशिया ने तो एक जादुई मैग्नीफाइंग ग्लास भी निकाल लिया जो उसे आसपास के छुपे हुए रास्ते दिखाने में मदद करता है। एलेंशिया फिर एक स्टॉक दिखाता है जिसमें कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो साथ लाया था। इन बॉम्ब्स में रून की ताकत भी शामिल होती है। एलेंशिया और फेयोस मिलकर सामने वाले पत्थर को ब्लास्ट करते हैं और एक क्रिस्टल से भरे जगह को पाते हैं। एलेंशिया फिर अपने स्टाफ का यूज करता है और अपने जादुई ज्ञान के साथ एक पैटर्न बनाता है जो एक नया रास्ता खोल देता है। आखिरकार वो उस चमकदार बूंदों को पाने में सफल हो जाते हैं जिनकी उन्हें तलाश थी, और ये बूंदे रानी के लिए एक हीलिंग मेडिसिन थी। फेयोस तुरंत उन बूंदों को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेंशिया उसे रोक लेता है और चेतावनी देता है कि ये सोल इतनी शक्तिशाली है कि बिना सही सुरक्षा के इसे संभालना मुश्किल होगा। एलेंशिया नजदीक से एक पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है और वो पत्थर तुरंत धमाके से फट जाता है, जो उसकी पहले की बात को साबित करता है। पर जैसा हमें पता है कि आइरिस हर पल कमजोर होती जा रही थी, तो इसीलिए फेयोस को लगा कि कोई प्लान बनाने का समय नहीं बचा था। वो बिना सोचे समझे पानी में घुस जाता है और वो बूंदे उठा लेता है। एलेंशिया फेयोस की हिम्मत और जल्दबाजी से हैरान रह जाता है जो उसने सभी जोखिमों के बावजूद दिखाए। इस मुलायम मेडिसिन के हाथ लगते ही वो वापस किंगडम लौटने का सफर शुरू करते हैं। लड़ाई के मैदान पर आइरिस डार्क किंगडम के सैनिकों के खिलाफ अपनी मजबूत लड़ाई जारी रखती है। उसके शानदार एबिलिटी और शक्ति के बावजूद भी दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक के बाद एक करके वो अपने ओपोनेंट्स को हराती रहते हैं, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जो किंगडम के बॉर्डर्स को छू रही है। उसकी बॉडी पर थकान हावी होने लगती है, लेकिन बेहोश होने से पहले आइरिस एक अंतिम सुरक्षा का कदम उठाती है, सीमा और कुछ दूसरे मेजेस की मदद के साथ। आइरिस एक जादुई बैरियर क्रिएट करती है जो पूरे शहर को घेर कर उसकी सुरक्षा करती है, लेकिन ये काम उस पर भारी पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ डार्क किंगडम में हमारा छोटा लड़का अपनी खुद की जंग एक हॉर्नबिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है। गरोजा एक सेफ डिस्टेंस बना के अटैक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा लड़का सीधे उस बीस्ट से टक्कर लेने के लिए दौड़ पड़ता है। फाइट काफी इंटेंस होती जाती है, लेकिन हमारे लड़के का जबरदस्त स्किल उसे अपने ओपोनेंट को हराने में मदद करता है। वो अपनी चार्ज्ड ब्लेड से उस बीस्ट पर हमला करता है, जिससे जमीन में भी क्रैक्स बन जाते हैं जो उस बीस्ट को बेहोश कर देता है, और इस तरह हमारा लड़का इस लड़ाई को जीत जाता है। लड़का गरोजा का शुक्रिया अदा करता है बीस्ट को हराने में मदद करने के लिए, लेकिन हमें भी पता है कि इस बैटल का असली एमवीपी वही लड़का था। उसके जीत को सेलिब्रेट करने के लिए गरोजा उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, जिसे लड़का मना नहीं कर पाता। अब शाम के सुकून भरे माहौल में खाना खाते हुए लड़का अपने वादे के बारे में सोचने लगता है जो उसने क्वीन ऑफ लाइट से किया था। लड़का बताता है कि ये वादा उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, चाहे इसका मतलब एक ऐसा सपना देखना हो जो कभी पूरा ना हो सके। गरोजा उसके पास आती है और लड़के को अपने इस सपने के बारे में शेयर करने के लिए कहती है। इसके अलावा गरोजा अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को भी लड़के के सामने कन्फेस करती है, लेकिन गरोजा लड़के के चेहरे के इमोशंस को समझ जाती है जो ये दिखाते हैं कि लड़के के दिल में सिर्फ क्वीन आइरिस के लिए ही जगह है। ये देखकर गरोजा उदास हो जाती है और शर्माते हुए आंसुओं के साथ भाग जाती है, पर अपने हार्ट ब्रेक के बावजूद गरोजा फिर भी लड़के के इस सफर में उसकी मदद करना चाहती है। इसी बीच लाइट किंगडम में फेयोस अपने हाथ में वो दवा लेकर आइरिस के पास वापस लौट आता है। सीमा अपने मैजिक का यूज करके आइरिस पर उन हीलिंग ड्रॉप्स को गिराती है और ये दवा आइरिस को एकदम अच्छे से हील कर देती है। इसके बाद सीमा किंगडम के हालात के बारे में फेयोस को अपडेट करने जाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि जो बॉर्डर्स जादूगरों ने बनाए थे वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। फेयोस फैसला करता है कि उनके पास जो थोड़ा वक्त बचा हुआ है उसमें वो अपने सेना को तैयार करेगा। आइरिस इन सब से पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए वो अपना मन साफ करने के लिए प्रोजेनिटर रून की तरफ जाती है। तभी उस लड़की का वादा जो उसने आइरिस से किया था उसके दिमाग में दोबारा आता है और वो मुस्कुराती है क्योंकि उसे यकीन है कि हमारा हीरो अपना वादा पूरा करेगा और दोनों ही किंगडम्स में फिर से शांति होगी। फेयोस आइरिस को प्रे करने से रोकता है, उसे ये बताने के लिए कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। डार्क किंगडम में हमारा लड़का देखता है कि आसमान में एक शक्ति बढ़ रही है जो अंधेरे से बनी है। लड़का इसको देखने जाता है, लेकिन रास्ते में लोग उसके आसपास आ जाते हैं जो ये देखकर हैरान होते हैं कि डार्क प्रिंस और गरोजा को युद्ध के सेना से अलग रखा गया है। लड़का पता करता है कि राजा इस बार लाइट किंगडम को हराने के इरादे में है। तभी अचानक कुछ सोल्जर्स उसके पास आते हैं और उसे अपना साथ देने का रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए हमारा लड़का भी मान जाता है। तभी गरोजा देखती है कि
लड़का सोल्जर्स के साथ कहीं जा रहा है। इसी दौरान आइरिस दोबारा उस वादे के बारे में सोचने लगती है जो लड़के ने उससे किया था, और शायद से ये 1000 बार होगा। फिर वो लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ती है और प्रोजेनिटर रून से प्रे करती है कि वो अपने शक्ति को लाइट किंगडम के सभी लोगों में बांट दे। जंग शुरू होता है और लाइट किंगडम के जादूगर और सिपाही कुछ दुश्मनों को मार गिराते हैं। तभी डार्कनेस का राजा आसमान से निकल आता है और आइरिस तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ती है। सीमा को यह समझ आने लगता है कि दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें हराना मुमकिन ही नहीं होगा। इसी बीच लाइट का एक सिपाही डार्क शक्ति से इफेक्ट हो जाता है और किंगडम के लोगों के लिए वो खतरा बन जाता है। पास ही खड़ा एक नाइट उस डार्क सिपाही को रोक लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार गिराता है। दूसरी तरफ थियो पर डार्क का एक दुश्मन हमला करने ही वाला होता है, लेकिन थियो गुस्से से भर जाता है और अपने मैजिक का यूज करके दुश्मन को मार गिराता है। साथ ही किंगडम के लोग डार्क एनर्जी से हावी होने लगते हैं और इसीलिए सैनिकों को उन्हें मारने में काफी मुश्किल हो रही है। सीमा और उसके जितने भी जादूगर स्टूडेंट है वो एक बैरियर बनाते हैं जो दुश्मनों को दूर रखता है। अब फेओस का सामना वेलस से होता है जो डार्क किंगडम का सबसे बेस्ट फाइटर है। दोनों अपने अपने राजा और रानी की बॉडीगार्ड होने की वजह से खुद को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। साथ ही क्वीन आइरिस और डार्क किंग भी एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। तभी हमें किंग ऑफ डार्कनेस के असली इरादों के बारे में पता चलता है और वो ये होता है कि वो दोनों ही किंगडम का एकमात्र राजा बनना चाहता है। दोनों अपनी तलवारें एक दूसरे पर तान लेते हैं और अपने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। एक तरफ जिंदगी और लाइट और दूसरी तरफ डार्कनेस। इसी दौरान सीमा और जादूगरों ने जो बैरियर बनाया था वो डार्कनेस की ताकत की वजह से धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे ही कुछ सैनिक और जादूगर डार्कनेस से हावी हो जाते हैं, सीमा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी असली हालत में वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस डार्क शक्ति को पूरी तरह से हटा नहीं पाती, इसलिए उसे प्रोजेनिटर रून से मदद मांगनी पड़ती है। पास ही फेओस और वेलस के बीच एक इंटेंस बैटल चल रही होती है और वेलस डार्क फ्लेम से अपने आसपास की जगह को जलाकर बैटल को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। वेलस धीरे धीरे उसके ओपोनेंट को कमजोर करने लगता है और फेओस को उसके कमजोरी के बारे में ताना देता है। उसी तरह डार्क किंग भी आइरिस से ज्यादा ताकतवर साबित होती है, जिससे आइरिस ताकत के मामले में उससे हार जाती है और डार्क किंग के एक पावरफुल अटैक के बाद आइरिस जमीन पर जा गिरते हैं। सीमा परेशान होकर अपने सबसे पावरफुल स्पेल से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी शक्ति पहले खत्म हो चुकी थी। वो प्रोजेनेटर रून से ताकत के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन रून का कोई जवाब नहीं आता। फिर भी सीमा पीछे हटने से इनकार कर देती है। आइरिस जो सीमा के पास जमीन पर आई थी अपने बहन को मोटिवेट करती है कि वो हार ना माने। आइरिस बताती है कि अब भी एक तरीका बचा है जिससे वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आइरिस सभी जादूगरों को इकट्ठा करती है और गियर ऑफ फेट का यूज करने लगती है, जो कि 7 ताकतों में से एक थी, लेकिन इतने कोशिशों के बावजूद भी वह कुछ नहीं बदलता। अब धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगती है जब डार्कनेस का राजा सीमा और आइरिस के पास आ जाता है। सीमा आइरिस को तुरंत प्रोजेनेटर रूम की तरफ जाने के लिए कहती है। आइरिस वहाँ से दूर भाग जाते हैं, जबकि सीमा फैसला करती है कि वो डार्क किंग का सामना करेगी। राजा तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और डार्कनेस की ताकत से सीमा को इजीली हरा देता है। यह डार्क किंगडम में सैनिक हमारे लड़के को एडल के पास ले जाते हैं। लड़का एडल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसने पहले एडल को मार दिया था। एडल इस बात को सामने रखता है कि वो थ्रोन पर बैठने लायक एक कैंडिडेट था और इतनी आसानी से बिना लड़े तो नहीं जाने वाला। लड़का उससे पूछता है कि उसने रानी को मारने की कोशिश क्यों की, तो एडल बताता है कि आइरिस को मारना राजा की एक इच्छा थी और वो उसके आदेशों का पालन कर रहा था। वो ये जानकर खुश है कि उसकी मदद से यह प्लान सक्सेसफुल हो गया है और डार्क किंग लाइट किंगडम पर हमला करने में सफल हो गया है। एडल लड़के को बताता है कि डार्क किंग ने कहा था कि वो ही एकमात्र राजा बनने की इच्छा रखता है। एडल के मुताबिक हमारे लड़के जैसे कमजोर लोग ताकतवर लोगों की सोच को नहीं समझ पाते। हमारा लड़का अब और ज्यादा बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने तलवार निकालकर एडल पर हमला करने का फैसला करता है। एडल ये बताता है कि वो डार्कनेस से पूरी तरह घेरा हुआ है और इसी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। लड़का एडल को गिराने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये इतना आसान नहीं होगा जैसा उसने सोचा था। एडल एक पर्पल बीम लड़के की तरफ भेजता है, लेकिन लड़का सही समय पर उसे ब्लॉक कर लेता है। एडल फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का फिर से उसका अटैक रोक लेता है, जिससे एडल को धक्का लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं। लड़का अपनी तलवार को चार्ज करता है और उसे एडल की तरफ चलाता है, जिससे जमीन के नीचे से स्पाइक्स निकल आते हैं। लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि एडल ने आसानी से उसे डॉज कर लिया था और उसके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एडल लड़के की आर्मर पर अपने पंजे मारकर उसे तोड़ देता है। वो लड़के के ऊपर एक अटैक कर देता है और फिर उसकी तलवार को लड़के से दूर फेंक देता है। फिर वो लड़के को अपनी तलवार से घायल कर देता है, जिस पर हमारा लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब हमारा हीरो एडल की तलवार से बंधा होता है तो वो इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को एडल पर मारने की कोशिश करता है। एडल फिर उसे
उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो लड़के को लड़ाई से दूर रखने का काम कर रहा है। वो हमारे हीरो का जितना टाइम वेस्ट कर पाएगा उतनी ही जल्दी डार्क किंगडम को इस लड़ाई में जीत मिलेगी। एडल ये भी बताता है कि डार्क किंग असल में प्रोजेनिटर रून को एब्जॉर्ब करने का प्लान बना रहा है, जिससे अंधेरा हर जगह फैल जाएगा और जिसकी वजह से पूरे दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगेगा और एज अ रिजल्ट दोनों ही किंगडम्स के लोगों की जान जा सकती है। लड़का समझ जाता है कि डार्क किंग असल में इस पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका इरादा हर चीज को पूरी तरह से तबाह करना है। एडल उस पर हमला करने के बाद अचानक डार्कनेस में खुल जाता है। लड़का समझ जाता है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। लड़का लाइट किंगडम की तरफ जाने का फैसला करता है, लेकिन डार्कनेस की एक बड़ी सेना उसका रास्ता रोक देती है, पर गरोजा उनसे लड़ने में उसकी मदद करती है। हमारा लड़का किसी तरह लाइट किंगडम तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर उसने जल्दी नहीं की तो सभी लोग डार्क किंग के हाथों मारे जाएंगे। जब उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी, तब अचानक एक ताकत लड़के को घेर लेती है और उसके पीठ पर नए पंख दिखाई देते हैं। लड़का तेजी से उड़कर लाइट किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो वक्त रहते आयरिस और बाकी लोगों को बचा सके। इसी बीच लाइट किंगडम में डार्क किंग सीमा के साथ खेलने लगता है और उसे निगेटिव इमोशंस को महसूस करने पर मजबूर करता है। सीमा को कमजोर फील होने लगता है, क्योंकि उसकी जगह आयरिस रानी बन गई थी। लेकिन किसी तरह सीमा डार्कनेस के काबू से निकल जाती है और फिर वो आसपास के जादूगरों को मॉन्स्टर से लड़ने में सबकी मदद करने का आदेश देती है। इसी बीच आयरिस प्रोजेनिटर रून से प्रे करते हैं और अपनी गलतियों के बारे में बताने लगते हैं कि वो लाइट किंगडम को सुरक्षित नहीं रख पाई और लाइट और डार्क के बीच बैलेंस बनाए रखने में भी फेल हो गई, जबकि उसने पहले वादा किया था कि वो लड़के का इंतजार करेगी। क्वीन आयरिस आंसुओं से गिर जाती है, क्योंकि उसे अब बचा हुआ अपना एक आखिरी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। रानी फैसला करती है कि वो रम्बलिंग शुरू करेगी। अब जिनको भी रम्बलिंग नहीं पता, तो शायद से तुमने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा होगा। तो हमारा लड़का जो अब लाइट किंगडम में पहुंच चुका है, क्वीन आयरिस की तरफ जल्दी जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। क्वीन आयरिस खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है और प्रोजेनिटर रून को पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है, ताकि डार्कनेस के राजा को हरा सके जो बाहर शोर मचा रहा है। जब लाइट किंगडम डिस्ट्रॉय हो रहा था, पेओ समझ जाता है कि आयरिस ने खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया है। जो हाथ से उसके सामने एक के बाद एक खुलने लगी थी, उन्हें एक्सेप्ट करने में फेओस काफी परेशान हो जाता है और वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। यह गरोजा डार्क किंगडम से लाइट किंगडम को तबाह होते देख पा रही थी। इसी बीच फेओस वहाँ से भाग जाने की कोशिश करता है, ताकि किसी सुरक्षित जगह पर जाकर खुद की जान बचा सके। जब लड़का उस जगह पर पहुँचता है, क्वीन आयरिस अपने अधूरे वादे की वजह से रोने लगती है। डार्क किंग समझ जाता है कि आयरिस ने उसको मारने का फैसला किया है, चाहे इसके बदले में पूरा लाइट किंगडम या वो प्रोजेनिटर रून दोनों तबाह ही क्यों न हो जाए। लड़का अपनी तलवार के साथ डार्क किंग की तरफ दौड़ता है और उसके छाती को चीर के रख देता है, और इस तरह से आयरिस की एक इच्छा तो पूरी हो ही जाती है। लेकिन फेओस आयरिस की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उस पर गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसा फैसला क्यों किया। और दोस्तों, ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। सो भाई लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हें अगला कौन सा एनिमे देखना है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।